हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को चैप्टर सेकंड कराने जा रही हूँ कॉस्ट अकाउंट्स का, जो कि है कॉस्ट एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन एज पर CAS 1। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। इसमें हम डेफिनेशन करेंगे CAS 1 वाली ही। कॉस्ट इज द मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering services। क्या बोला इन्होंने कि जो कॉस्ट है वो क्या है, एक मेजरमेंट है मॉनेटरी टर्म्स में, यानी आप उनको जो उनकी वैल्यू है उसमें मेजर करोगे। ठीक है, किसकी वैल्यू को मेजर करना है कॉस्ट के अंदर? जो भी रिसोर्सेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या रेंडरिंग सर्विसेज के पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं रिसोर्सेज, उनका जो अमाउंट होगा उसको यूज़ करने के लिए, जितने रिसोर्सेज यूज़ करें उनका जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। पहला है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट और थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहला आता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होगी? मटेरियल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जहां पर जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सर्विसेज का, ठीक है, तो वहां पर जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, किसी भी नेचर का मटेरियल यूज हो रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी, जिस भी परचेज वैल्यू जो होगी, मेनली उसकी कॉस्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट। जो मटेरियल कॉस्ट होती है मेनली 2 टाइप्स में आती है। पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, जैसे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट होता है, प्राइट इनवर्ट्स होता है, टैक्सेस है, ड्यूटीज है, इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। ठीक है, आपके जैसे ट्रेड डिस्काउंट्स हैं, रिबेट्स हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स या रिफंड्स वगैरह हैं, ये सारे क्या है? मटेरियल कॉस्ट हैं। अब यहाँ पर 2 तरह के मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि किसी भी एक कॉस्ट सेंटर पर आप लोग डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है जिसको डायरेक्टली एलोकेट किया जा सकता है किसी भी कॉस्ट सेंटर के ऊपर या फिर किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैज बीन डिफाइंड इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स CAS 1 as a cost of material which can directly allocate to a cost center or a cost object in economically feasible way। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो इनमें इंक्लूड्स हैं किस तरह की कॉस्ट हो सकती है वो। पहला इन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ दोज मटीरियल्स विच एंटर इनटू एंड फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी वो कॉस्ट के मटेरियल, आप कैसे कह सकते हो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो मटेरियल जो कि एक प्रोसेस के अंदर या एक प्रोडक्ट के अंदर एंटर करते हैं और उसका बहुत ज़्यादा एक मेजर पार्ट होता है, यानी उस प्रोडक्ट का जो मेजर पार्ट है ना, जो सबसे ज़्यादा पार्ट यूज हो रहा है, वो पार्ट जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का ही होगा। ठीक है, जैसे टिम्बर इन फर्नीचर मेकिंग, क्ले इन ब्रिक मेकिंग, क्ले का यूज होता है ब्रिक बनाने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है, जो मेजर पार्ट है ब्रिक मेकिंग का, वो क्ले है, तो क्ले का जो मटेरियल कॉस्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। आप इसको डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं सीमेंट के, स्टोन्स एक्सेट्रा, जो कि क्ले यूज होती है सीमेंट और स्टोन्स में भी, इन बिल्डिंग एंड यार्न फॉर क्लॉथ प्रोड्यूसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला मटेरियल स्पेशली परचेस्ड, जो मटेरियल स्पेशली परचेज किए जा रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और वर्क ऑर्डर को करने के लिए, और उसमें ही उनका यूज हो रहा है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होंगी। थर्ड इन्होंने बोला मटेरियल पासिंग फ्रॉम वन प्रोसेस, कोई भी मटेरियल पास हो रहा है किसी एक प्रोसेस से और ऑपरेशन टू द अदर। फॉर इंस्टेंस in the process of costing, the finished product of a process becomes the direct materials for the next or the succeeding process। इसमें क्या है, जैसे कोई भी मटेरियल एक प्रोसेस से पास हुआ, एक ऑपरेशन से पास हुआ, इन्होंने बोला कि कॉस्टिंग जो है फिनिश प्रोडक्ट की अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर लगी, अब वो नेक्स्ट दूसरे प्रोसेस में भी लगेगी। तो इस तरह से देखा जाता है कि
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उस प्रोसेस के लिए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक मैच बॉक्स फॉर कीपिंग मैच स्टिक्स, सिगरेट, कार्टून्स फॉर कीपिंग सिगरेट एक्सेट्रा। अगर प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल को देखें तो उसमें क्या होता है, जो मैच बॉक्स है उसमें मैच स्टिक्स रखी जाती हैं, तो ये भी आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का ही पार्ट है। अगर सिगरेट की बात करें तो जो सिगरेट के कार्टून्स हैं वो इसलिए रखे जाते हैं, ठीक है, जिसमें सिगरेट को रखा जाता है। कार्टून्स होते हैं जो बॉक्सेस होते हैं सिगरेट के, ठीक है, तो उनमें सिगरेट्स को रखा जाता है, तो वो भी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। यानी प्रोडक्शन जो गुड है, जो प्रोडक्ट है उसका मेजर पार्ट, जो भी प्रोडक्ट का जो मेजर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और उसमें आपकी प्राइमरी पैकेजिंग जो मटेरियल्स होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल आर नोन एज प्रोसेस मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल को आप प्रोसेस मटेरियल्स भी बोल सकते हो, प्राइम कॉस्ट मटेरियल्स भी बोल सकते हो, और साथ ही साथ आप प्रोडक्टिव मटेरियल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। 3 नेम्स है इसके, प्रोसेस मटेरियल, प्राइम कॉस्ट मटेरियल्स एंड प्रोडक्टिव मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारी सेकेंड मटेरियल कॉस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट होती है ये आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर आप एलोकेट नहीं कर सकते, ये एलोकेबल ही नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि किस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर की है। जैसे कि अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैज बीन डिफाइंड इन CAS1 as the cost of material which cannot be directly allocable to a particular cost center or cost object, ठीक है। एलोकेशन का इन्होंने मतलब भी बता रखा है यहाँ पे कि एलोकेशन का मतलब क्या होता है कि टू रिलेट द एंटायर कॉस्ट ऑफ एन आइटम टू अ रेस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स, कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंटायर जो कॉस्ट है किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की, उसके वो कौन से कॉस्ट सेंटर को या कौन सी कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड है, तो वो बताता है एलोकेशन, ठीक है, कि वो जो कॉस्ट है वो किस मटेरियल से, किस प्रोडक्ट से, किस प्रोसेस से रिलेटेड है। This thus means that the cost which has been incurred directly for a cost center, अगर कोई भी कॉस्ट डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर पर इनकर्ड हो रही है, शुड डायरेक्टली बी एलोकेट टू दैट कॉस्ट सेंटर, उसी कॉस्ट सेंटर पर लगाई जाएगी। बट जहां पर जो कॉस्ट है वो इनकर्ड हुई है और वो मोर देन वन कॉस्ट सेंटर से रिलेट करती है, यानी एक कॉस्ट सेंटर पर आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको नहीं जज कर पा रहे हैं, बहुत सारे कॉस्ट सेंटर पर एलोकेट की जा सकती है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब इनके एग्जांपल क्या है, जैसे आपका पावर है, फ्यूल है, रिपेयर है या मेंटेनेंस का कोई खर्चा है जिसका बेनिफिट सारे के सारे कॉस्ट सेंटर्स उठाते हैं या कुछ कॉस्ट सेंटर उठाते हैं, तो यानी 2 से ज़्यादा है या 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आएगा, ठीक है, जिनका एलोकेशन डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हो। विच कैन नॉट बी एलोकेटेड आर टू बी अपोर्शन और एब्जॉर्ब टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स। इसमें क्या है कि जो एलोकेट नहीं हो सकती कॉस्ट, वो कॉस्ट क्या हो जाती है, अपोर्शन हो जाती है या फिर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब हो जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के ऊपर या कॉस्ट यूनिट्स के ऊपर। पर्टिकुलर नहीं होता इसमें, जैसे 3 कॉस्ट सेंटर्स हैं, 3 कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर बोला जा रहा है कि ये जो है, जो पावर का खर्चा है वो 3 कॉस्ट सेंटर पर जाएगा, A, B और C पर, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं किन किन पर जाएगा, 3 कॉस्ट सेंटर पर जाएगा, तो ये जो होगा ये डिवाइड हो जाएगा तीनों के अंदर, इसका जो खर्चा होगा वो रेशियो वहां पर देखी जाएगी कि किस रेशियो में होगा। अब देखो, These are the materials which cannot be traced as a major part of the product। ये वो मटेरियल होते हैं जिसको आप ये नहीं कह सकते कि मेजर पार्ट है प्रोडक्ट का, बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस कॉस्ट सेंटर्स, वेरियस कॉस्ट सेंटर्स और वेरियस कॉस्ट यूनिट पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब पावर देखो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अब जितने कॉस्ट सेंटर होंगे सब में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, बस ये होगा कि आप जब इसको अपोर्शन करोगे तो वो एक रेशियो में करोगे, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये फर्स्ट कॉस्ट सेंटर पर ही जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेंटर ए ने भी यूज करी है, बी ने भी यूज करी है और सी ने भी यूज करी है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल है, आपका फ्यूल है, कॉटन वेस्ट है, एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्मॉल टूल्स हैं कुछ, ठीक है, आपके स्टोर्स यूज किए जा रहे हैं फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए,
items of small values like thread, gum and nails etc., though forming part of the product and thus reckoned as direct materials, are treated as indirect material for the reasons that it is difficult to calculate the cost per unit of that material. The thread or gum used in book binding, nails used in shoes etc. are the examples. अब इन्होंने बोला कि अगर जो स्मॉल वैल्यू के मटेरियल है, लाइक जो हमारे थ्रेड है या गम है या नेल्स हैं, ये जो यूज़ किए जाते हैं, कई बार क्या होता है, इसको डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हो क्योंकि वो कई बार मेजर पार्ट होता है प्रोडक्ट का, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल में भी इनको ट्रीट किया जा सकता है। इनकी अगर जिस टाइम पर आप ये कैलकुलेट ना कर सको कि उसकी पर यूनिट जो है मटेरियल की वो क्या है और कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ किया गया है, ठीक है, हर जगह यूज़ करा जा रहा है उसका, तो उस केस में ये इनडायरेक्ट मटेरियल का भी जो केस है वो बन जाता है। इन मटेरियल्स पे भी जो स्मॉल वैल्यूज के होते हैं, समटाइम्स ये डायरेक्ट मटेरियल भी बता देते हैं और समटाइम्स क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल कॉस्ट का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड है लेबर कॉस्ट का, ठीक है। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उन सर्विसेज देने के बदले में कुछ पेमेंट रिसीव कर रहे हैं एम्प्लॉयर से, ठीक है, तो वो जो पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है वो उसके लिए क्या है, एक तरीके से लेबर कॉस्ट है जो उसको पे करनी पड़ रही है एज इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज, जो भी पेमेंट दी जाती है एम्प्लॉयज को या कोई परमानेंट या टेम्परेरी एम्प्लॉयज को, जो कि उसकी सर्विसेज के लिए दी जाती है, जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, तो उस केस में जो उनकी सैलरी है या वेजेस है जो उनको परमानेंट एम्प्लॉयज वगैरह को पे किए जाते हैं या टेम्परेरी एम्प्लॉयज को पे किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज जो कॉन्ट्रैक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको पे किए जा रहे हैं, तो उस केस में जो भी बेनिफिट्स अदर जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी लेबर कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड होंगे। जैसे कि इन्होंने बोला सैलरी और वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जितने भी फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं लाइक प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी, ESI, ओवर टाइम, इंसेंटिव्स, बोनस, एक्सग्रेशिया, लीव इनकैशमेंट, वेजेस फॉर हॉलीडे एंड आइडल टाइम एक्सेट्रा, ये सब भी सब इंक्लूड होते हैं सैलरी और वेजेस के अंदर। तो इनकी भी जो कॉस्ट होती है उसको कैलकुलेट कर कर हम लेबर कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेबर कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मटेरियल कॉस्ट को किया गया था। सबसे पहला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पर आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि किस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, ठीक है। जहां पर एलोकेशन की बात आ जाती है तो आप ये ध्यान रखना, जहां पर आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। जहां पर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते वहां पर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, चाहे आपका मटेरियल का केस है चाहे आपका लेबर कॉस्ट का केस है। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है एलोकेशन का कि अगर आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो तो वो डायरेक्ट में आएगा, अगर आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्ट में आएगा, ठीक है। अब देखो, द कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स who are readily identified or linked with the cost center or cost object। अब यहाँ पर इन वर्कर्स की जो कॉस्ट है या जो कॉस्ट ऑफ वेजेस है उन वर्कर्स की, किन वर्कर्स की, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इंगेज्ड है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली इंगेज्ड है या फिर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, जो कि कॉस्ट सेंटर से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो उनकी जो कॉस्ट होगी, उनके वेजेस की या उनकी सैलरी वगैरह की जो कॉस्ट होगी वो कहाँ आएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आएगी, ठीक है। दस wages paid to workers who are engaged in production process, engaged in converting the shape of the raw material की shape को convert करने में engaged हैं, production process में directly engaged हैं, whose time can be conveniently and economically traced to units of product or services can be referred to as direct wages on direct labor cost, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कारपेंटर्स फॉर फर्नीचर मेकिंग, अब इनका जो पूरा टाइम है, जो इनकी पूरी सर्विसेज है वो कहाँ लग रही है, फर्नीचर मेकिंग में लग रही है, और आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है फर्नीचर मेकिंग से रिलेटेड कौन है, कारपेंटर्स है,
जिन्होंने इतना काम करा है, इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, तो उसकी यूनिट्स को प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाली जा सकती है। जैसे कई बार क्या होता है, अब इनको जो है वेजेस भी मिल सकता है। वेजेस कैसे मिलेगा, जैसे उन्होंने जितने घंटे काम करा उस घंटे के हिसाब से पर यूनिट कितना उन्होंने वो करा है, प्रोड्यूस करा है, उसके हिसाब से इनको क्या मिल जाएगा, वेजेस मिल जाएगी। और इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट है वीवर्स फॉर टेक्सटाइल्स एंड ऑल वर्कमैन इंगेज इन असेंबलिंग पार्ट्स, पॉलिशिंग एक्सेट्रा इन अ मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर कोई मोटर कार जो है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कोई, तो उसमें अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स भी असेंबल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी डायरेक्टली इंगेज्ड है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ही आएगा वो भी। अब इसके नाम देखो, इनको और किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है प्रोसेस लेबर, दूसरा है ऑपरेटिंग लेबर, थर्ड वन इज प्राइम कॉस्ट लेबर एंड प्रोडक्टिव लेबर। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट होती है जो कि एम्प्लॉयज जो वहां पर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो सर्विसेज उनकी आप डायरेक्टली पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर एलोकेट नहीं कर सकते। जैसे इसमें हम कर सकते थे कि जो कारपेंटर है उसने फर्नीचर मेकिंग का काम करा, तो आप एलोकेट कर सकते हैं कि फर्नीचर मेकिंग भी एक कॉस्ट सेंटर है और इस कॉस्ट सेंटर पर इसका जो है काम हुआ है, तो इसके हिसाब से ही इसको वेजेस या फिर सैलरीज दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉचमैन की बात करें तो वो तो पूरा ध्यान रख रहा है, ठीक है, स्टोर कीपर्स, इंस्पेक्टर्स हैं, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई खर्चा है, ये सारे उस कॉस्ट सेंटर पर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ही इसको इंक्लूड करोगे, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते उनकी सर्विसेज को, एम्प्लॉयज की सर्विसेज को, ठीक है। जो भी उनके वेजेस दिए जाएंगे वो वेजेस आपने जो है वो अपोर्शन करने हैं या फिर एब्जॉर्ब करने हैं, उसको आप डायरेक्टली किसी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर एलोकेट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि अगर रिपेयर का खर्चा देखा जाए तो रिपेयर तो सिर्फ एक ही जगह पे तो होगा नहीं, सारे कॉस्ट सेंटर पर होगा। या अगर हम वॉचमैन की बात करें तो वो सिर्फ एक ही कॉस्ट सेंटर को तो ध्यान नहीं रखेगा, जितने भी कॉस्ट सेंटर होंगे उनको ध्यान रखेगा, ठीक है। तो उनकी जो वेजेस होगी वो सभी कॉस्ट सेंटर पर अपोर्शन की जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के। पहला है वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, वेजेस ऑफ आइडल टाइम। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, वर्कमैन्स कंपेंसेशन, हॉलीडे पे। हॉलीडे पे भी एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ही आएगा, ओवर टाइम वेजेस भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही आएगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंसेस का, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट विच आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन वो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स हैं, जैसे कि पहले थे आपके लेबर कॉस्ट में और मटेरियल कॉस्ट में, वैसे ही दो पार्ट्स हैं इसके भी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, अब वो खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से अलग हैं, जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से अलग है, लेकिन आप उनको एलोकेट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो और किसी भी कॉस्ट सेंटर या किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं विद अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशन, ठीक है। इनके 3 नाम हैं, इन एक्सपेंसेस के 4 नाम हैं। एक है चार्जेबल एक्सपेंस, दूसरा है प्रोसेस एक्सपेंस, तीसरा है प्राइम कॉस्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ रेलवे फ्राइट कैरेज एक्सेट्रा, जो कि इनकट की जाएगी मटेरियल परचेज के टाइम पर, ओनली फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और प्रोसेस, किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब या प्रोसेस के केस में ही होगी, ठीक है, इसलिए पहले इन्होंने वर्ड ओनली यूज कर रखा है। नेक्स्ट है हायरिंग चार्जेस फॉर अ स्पेशल प्लांट, मशीन्स और टूल्स कमीशन फॉर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आपने करा है, ठीक है, उसके ऊपर आपको कोई कमीशन रिसीव्ड हो रही है, जैसे आपने कोई भी अपना प्लांट या कोई भी टूल या किसी भी तरह की मशीन हायरिंग कर रखी है, ठीक है,
तो उस पर जो भी कमीशन बनेगी वो सारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, आपने हायर कर लिया, आपने मशीन ले ली किसी भी पर्सन से और उसको बोल दिया कि मैं इतने महीने रेंट दिया करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ मशीन यूज्ड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। अगर किसी भी तरह की मशीन आपके पास है और उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग जो है किसी भी पर्टिकुलर जॉब में आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग होगी वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी ऐसे ही है, आपने 2-4 एग्जांपल जो भी आपको सही लगे वो याद कर लेना। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका जो नेचर है वो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट से बिल्कुल अलग है और वो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर डायरेक्टली एलोकेट नहीं किए जा सकते। इनडायरेक्ट का मतलब ही अगर कहीं भी इनडायरेक्ट आ गया तो आपने यही समझना है कि वो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर एलोकेट नहीं होंगे। डायरेक्ट वाले हो सकते हैं, वो लिंक्ड हो सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड में। ठीक है, अब क्या है, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये वो एक्सपेंसेस हैं अदर देन इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। और इसमें क्या आएंगे आपके इन एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा, ऑफिस एक्सपेंस आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आएगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट में। सबसे पहला है रिलेशनशिप विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेशनशिप की बात कहें तो ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं किसी भी तरह से प्रोडक्शन से। ठीक है, इनका इंक्रीज या जो डिक्रीज है उसका जो असर है वो प्रोपोर्शनेटली पड़ेगा प्रोडक्शन पर। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होंगे तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज होंगे तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। रिलेशनशिप विद प्राइम कॉस्ट, इसका प्राइम कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है, ये प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये ध्यान रखना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट के बाद, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एडेड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद इसको ऐड किया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन डिसीजन। इफ सेल प्राइस realized is less than the total of direct expenses, the production may be dropped। अगर सेल प्राइस जो है वो बहुत कम दामों में चला गया देन द टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी आपका खर्चे से ज़्यादा जो है आपकी लॉस हो गया, आपको सेल प्राइस जो है उससे कम आया। ठीक है, आपका खर्चा था मान लो 10 रुपये और आपका बिका जो वो 8 रुपये में बिक गया, तो उस केस में क्या होगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पर ये बताएगा कि प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन डिसीजन में भी, कि आगे आपने उस प्रोडक्ट को अपने पास रखना है या उस प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन करना है या नहीं करना, इन तरह के डिसीजन लेने में भी डायरेक्ट एक्सपेंस आपकी हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, तो ये किसी भी तरह से प्रोडक्शन डिसीजन लेने में आपको कोई हेल्प नहीं करते। नेक्स्ट है कवरेज स्कोप। कवरेज स्कोप में देखा जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कहें तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, ऑफिस ओवरहेड आते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आते हैं। ठीक है, तो ये जो था यहाँ डिफरेंस भी इसका कंप्लीट हो गया है। आज हम यहीं तक का ही टॉपिक क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, उनको भी हेल्प हो सके। और बाकी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।